हेलो 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 सबको नमस्कार है। गोड़ लागत नहीं ठीक बनू शुरू करल जाए। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको प्यार भरा नमस्कार है सर। सबको गुड मॉर्निंग है। इतना सारा फूल कहाँ से लाता है? बीच बीच में रो कौन देता है रे? ये रोने वाला कौन इमोजी भेज देता है? सबको गुड मॉर्निंग है सर। आज बहुत सारे बच्चों का शायद बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, कुछ लोगों का बीपीएससी का एग्जाम भी है आगे। तो सर सबको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। पटना आइए और कभी अगर दिक्कत हो रहने उन्ने का तो आप हमारे यहाँ रह सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, भी आप ही का घर है। लेकिन अब ये नहीं कि सब पहुंच जाना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बच्चों को मैं यहाँ रख सकता हूँ, जो भी जिनको लगे कि हमको मेरा कोई दोस्त यार नहीं है तो आप यहाँ जलूल से जलूल पधारें। आइए सर क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं बिना अपना टाइम गंवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। पीएच से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग पीएच को अच्छे से देख लेंगे कि पीएच का क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है और कहां कहां हमको दिक्कतें आ सकती है। तो आइए सर हम लोग पीएच पर चलते हैं। ये सबको सबको गुड मॉर्निंग है। आइए हम लोग पीएच की दुनिया में चलते हैं। पीएच क्या है? पीएच की अगर हम बात करें तो इसकी पीएच अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। ये अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता, क्षारीयता बताता, सब जानता। अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता। पीएच स्केल की अगर हम बात करें, पीएच स्केल की अगर हम बात करें, पीएच स्केल खोज सोरेनसन ने किया था, सब जानता है, सोरेनसन ने किया था सन 1909 ईस्वी में। और अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच ये है, पीएच 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 की अगर हम बात करें, पीएच की अगर हम बात करें, पीएच की अगर हम बात करें, ये अगर पीएच का मान 7 है तो 7 से अगर कम होगा 6, 5, यहाँ क्वेश्चन उलझा रहा है, 4 3 2 1 0। यहां पर क्वेश्चन इस एरिया में उलझ रहा है सर। 8 9 10, थोड़ा सा इसको क्लियर करने की जरूरत है। 11 12, जब आप 7 से इधर जाते हो तो ये क्षारीयता बढ़ती है। अब गौर करोगे सर, 7 से जब इधर जाओगे तो ये क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता क्षारीयता बढ़ती बढ़ती बढ़ती। रुक जा, यहां ढेर काबिल नहीं बनना है। यहां तक ठीक है, दोनों पॉइंट में तुम ढेर काबिल बन लो, लेकिन यहां ढेर काबिल नहीं बनना है। यहां क्षारीयता बढ़ती, इधर आओगे क्षारीयता घटती, क्षारीयता क्षारीयता घटती। ध्यान दीजिएगा सर, इससे इधर जाओगे क्षारीयता बढ़ती, इससे इधर जाओगे क्षारीयता घटती है। और अगर हम 7 की बात करें ना सर, तो 7 उदासीन है, लेकिन सर यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, उदासीन है ये। अगर हम 7 की बात करें तो ये उदासीन है, ध्यान दीजिएगा। 7 से कम होगा तो क्षारीयता घटती है, अम्लीयता बढ़ती है। इधर जब आओगे, इसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं, अम्लीयता बढ़ती। लेकिन एकरा में झोल क्या है देखो, जो जो पीएच का मान बढ़ेगा त्यों त्यों क्षारीयता बढ़ेगी। 8 9 10 जो जो इधर की ओर आओगे क्षारीयता बढ़ती जाती है। और भाई मेरे जो जो इधर की ओर आओगे अम्लीयता बढ़ती जाती है। मतलब जितना ज्यादा पीएच का मान कम होगा अम्लीयता उतनी ही ज्यादा हो। अगर आप यहां आओगे तो अम्लीयता की अगर बात करोगे तो अम्लीयता 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 जीरो वाले की सबसे ज्यादा होगी, जीरो वाले की सबसे ज्यादा होगी, जीरो वाले की सबसे ज्यादा होगी, 5 की अम्लीयता कम होगी। अगर अम्लीयता की बात करोगे भाई मेरे, तो 0 जिसका पीएच है उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी और 5 वाले की अम्लीयता कम होगी। और अगर क्षारीयता की बात करोगे, अगर भाई मेरे क्षारीयता की बात करोगे तो क्षारीयता 12 वाले की ज्यादा होगी और 8 वाले की कम होगी। प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? यहीं पर झोल है जिसको आपको क्लियर करके रखना है कि अगर पीएच का मान कम होगा तो अम्लीयता ज्यादा होगी और अगर पीएच का मान ज्यादा होगा तब क्षारीयता ज्यादा होगी।
और अगर क्षारीयता का अगर हम बात करें, क्षारीयता का डायरेक्ट मतलब OH माइनस से है, क्योंकि जो OH माइनस देगा वो क्षारीय है, और अम्लीयता का डायरेक्ट मतलब H प्लस से है। जो H प्लस देगा वो अम्लीय है और जो OH माइनस देगा वो क्षारीय है। पीएच का मान जितना कम होगा उतना ज्यादा वो अम्लीय है, और पीएच का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्षारीय है। यानी OH माइनस का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्षारीय है, और H प्लस का मान जितना कम होगा उतना ज्यादा वो अम्लीय है। अब जल्दी से सर लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। सबको लव यू है भाई मेरा, हो गया? सबको सबको लव यू है सर, हो गया? जल्दी से लिख लीजिए, ना फिर कहिएगा कि था नहीं और हमने लिखा नहीं। इसको एकदम, इसको कॉन्सेप्चुअली आप इसको एडजस्ट कर लीजिए सर, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं इधर से इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, इधर से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। जितना कम होगा पीएच अम्लीयता उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ज्यादा क्षारीय होगा। और एक चीज और सर, एक चीज और आपको क्या करनी है, पीएच की अगर हम बात करें और H प्लस की बात करें तो इसको प्रॉपरली ध्यान में रखना। पीएच अगर 2 है तो ये 10⁻⁻2 होगा, ये 3 होगा तो 10⁻³ होगा, और ये 4 होगा तो ये 10⁻⁴ होगा। सेम है POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की अगर हम बात करें और OH माइनस की हम बात करें, OH माइनस की हम बात करें तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10⁻², ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10⁻3, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10⁻4, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10⁻5। जल्दी से नोट कर लो सर, जल्दी से नोट कर लो। इश्क शवा एकदम खट से क्वेश्चन जैसे कहे H प्लस का मान 10⁻², तुम कहना पीएच का मान 2। अगर क्वेश्चन कहे 10⁻3, तुम कहना 3। अगर कहे 10⁻4, ये कहना 4। एक और रिलेशन याद कर लो, अगर तुमको पीएच और पीओएच में अगर मामला गड़बड़ाए तो तुम याद रखना, अगर पीएच बोले तो पीओएच बोले तो 14। अगर तुमको मान लो कि 10⁻⁻2 दिया हुआ और POH मांग ले तो कहना 10⁻⁻2 है तो ये 2 है, 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, इस साइड जाएगा तो POH 12 हो जाएगा। उससे भी नहीं हो, अगर H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है, तो यहां सर आप जान लीजिए कि यहां अगर आपको H प्लस का मान दे दिया 10⁻², या 10⁻² रख देना, इसको इस साइड लेके चल जाना, OH माइनस निकल जाएगा। तो ये पूरे का पूरे खतरनाक टाइप का जो झोल है, इसको आप शॉर्टकट में निकाल सकते हो एकदम आराम से। ये 2 होगा तो ये 10⁻² होगा, ये 3 होगा तो ये 10⁻3 होगा, और अगर ये 10⁻3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। राइट इट डाउन, हो गया? पीडीएफ मिला हुआ है सर, पीडीएफ गया हुआ है। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अब क्वेश्चन पे आते हैं सर। कहता है पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है। इस क्वेश्चन को तुम खा पी जाओगे। पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, या क्या दर्शाता है? ये 7 से 14 की ओर बढ़ रहा है, 7 से 14 की ओर इधर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्षारीयता, अल्कलाइन इसी को कहते हैं, क्षारीयता बढ़ती है। बता क्या होगा? क्षारीयता बढ़ती है, ये नहीं दिया है, यानी क्षारीयता बढ़ती है मतलब OH माइनस का मान बढ़ेगा। OH माइनस के सांद्रता में H प्लस के सांद्रता में कमी, OH माइनस के सांद्रता में वृद्धि। बी फॉर बॉल इज द आंसर, बी फॉर बॉल इज द आंसर। होगा? तो इतने टाइप के क्वेश्चंस पीएच से पूछे जा रहे हैं। जो जो इधर आओगे अम्लीयता बढ़ेगा और पीएच का मान घटते जाता है, जो जो इधर जाओगे क्षारीयता बढ़ेगा और पीएच का मान बढ़ते जाता है। बार बार हम बोलते हैं, चला एकदम ध्यान से समझ लेना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन घूम घूम क्या था, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, लेकिन इसमें हम सारे फोर्स को ले आए हैं और सारा फोर्स आपकी सेवा में उपस्थित है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 2 का अगर आंसर की बात करें, क्वेश्चन क्या है? वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है?
यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या मारेंगे, बताइए आंसर क्या होगा। कुछ लोग इसमें बी नंबर मारेंगे, कुछ लोग इसमें सी नंबर मारेंगे, कुछ लोग इसमें ए नंबर मारेंगे। बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। जल्दी से, कुछ लोग ए भी मार रहे हैं। देखिए कहता वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। देखिए सर ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए सर एकदम आपको एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना होगा। पहले तो आप अणु और परमाणु में अंतर समझिए। अणु और परमाणु में अंतर ये है, सोडियम का जो सूक्ष्मतम कण होगा, एकदम आराम से सर, बी कंफर्टेबल। आधे से बच्चे, ज्यादा बच्चे तो सर अणु और परमाणु में अंतर नहीं समझ पाते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें सर, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम 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 की बात करें, सोडियम तत्व है। सोडियम क्या है सर, तत्व की बात करें सोडियम। इसका अगर सूक्ष्मतम कण लोगे आप, सूक्ष्मतम 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 कण ले लोगे तो सूक्ष्मतम कण इसका हो जाएगा परमाणु। और अगर यौगिक ले लेते हैं हम, यौगिक बोले तो H2O, अगर यौगिक H2O ले लेते हैं और इसका सूक्ष्मतम कण ले लेते हैं सर, इसका सूक्ष्मतम कण ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा अणु। इसका प्रॉपर ध्यान रखना। अगर तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। क्लियर। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। क्लियर। अब जल्दी से सर इसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब क्वेश्चन में जब जाइएगा 13 फीट नीचे का क्वेश्चन आता है, इससे पहले इसको लिख लीजिए, फिर बाद में नहीं करना कि लिखे नहीं। राजस्थान की राजधानी से प्रणाम, वाह वेरी गुड, हो गया। अब देख लो सर, कहता है वह रसायन, जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा ना, लड़का अभी तो तुम सी बोल रहे हो, तुम्हारे पास अगर आंसर है तो, और ए नंबर भी बोल सकते हो तुम, सी नंबर भी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग बी नंबर भी बोल रहे हैं, कुछ डी भी बोल ही रहे होंगे। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणु, देखो ये तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये कोई दूसरा तत्व है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसमें, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब मामला क्या है, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणु का निर्माण होता है। ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, और इसके संयोजन से अणु का निर्माण होगा। तो इसके संयोजन से जब अणु का निर्माण होगा सर, तो ये आवेशों के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसमें लोग नाभिकीय बल कहते हैं सर। नाभिकीय बल नाभिक में लगता है, इसका प्रॉपरली ध्यान रखें। नाभिकीय बल नाभिक में लगता है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है, ये बल होता है वैद्युत स्थैतिक बल। क्यों लगता है सर विद्युतीय बल, क्योंकि ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच लगता है सर अभिकेंद्र बल भी आप कह सकते हो, इसके बीच अभिकेंद्र बल भी लगता है, अभिकेंद्र बल, और इसी के बीच वैद्युत स्थैतिक बल भी लगता है, वैद्युत स्थैतिक बल। थोड़ा सा मैं इसको पतला करके लिख दूं, इसी के बीच ये जो बल लगता है सर, ये लगता है आपका क्या क्या, एक तो अभिकेंद्र बल लगता है, और दूसरा वैद्युत स्थैतिक बल लगता है। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत स्थैतिक बल लगता है, न्यूट्रॉन और नाभिक में केवल नाभिकीय बल लगता है, और अभिकेंद्र बल और विद्युत स्थैतिक बल यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है। तो तुमको दो में से कोई एक आंसर देगा, एक देगा वैद्युत स्थैतिक बल अगर देगा तो अभिकेंद्र बल नहीं देगा, अभिकेंद्र बल देगा तो वैद्युत स्थैतिक बल नहीं देगा। इसलिए अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। आंसर क्या हो जाएगा सर, सी फॉर कैट। आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। और अगर नाभिक में लगेगा तो हो जाएगा नाभिकीय बल, ये जो नाभिक है इसमें लगेगा नाभिकीय बल, और यहां अगर लगेगा तो ये हो जाएगा वैद्युत स्थैतिक बल या अभिकेंद्र बल, वैद्युत स्थैतिक बल या अभिकेंद्र बल।
राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए सर, जल्दी से लिख लीजिए। अभिकेंद्र बल या विद्युत स्थैतिक बल, ये हो जाएगा तुम्हारा नाभिकीय बल। हो गया। अब आंसर हो जाएगा तुम्हारा C4 कैट। अगर कहेगा नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कौन सा बल लगता है तो नाभिकीय बल। द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, क्या समस्या भाई? ठंडी बीत रही है इसलिए रो रहे हो क्या? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस ठंडी में हम लोग का शादी हो जाता तो ठीक रहता? सबको लग रहा होगा ना रे, एकदम कंबल के नीचे घुसल होगा और लग रहा होगा काश। अभी तुम लोग का मेन कंसंट्रेशन समझो नौकरी नहीं है, लगभग 80% तुम लोग अपना दिमाग लगाते हो कि मेरी शादी हो जाती काश। कितने ऐसे लोग हैं जिसका 80% दिमाग इस चीज में जाता है कि मेरी शादी होती, वाह कितना मजा आता। पूरे दिन में तुम 80% इसी के बारे में सोचते रहते हो। और जो लोग नहीं है वो दो टाइप करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, नहीं भी चाहते हो फिर भी मन में ख्याल आते रहता है काश मेरी शादी हो जाती। जल्दी से एक टाइप करो। और जो लोग नहीं चाहते मेरी शादी अभी नहीं हो वो दो टाइप करो। दानवों, अरे दानवों, सब समझ रहे हैं हम। जो दो भी टाइप करेगा वो भी समझ रहे हैं हम, जो एक टाइप कर रहा है उसका तो समझ ही रहे हैं। एकदम भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे, एकदम थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल काम चलाओ। घर में पापा तो एकदम खुश हो जाते होंगे कि बेटा मेरा 6 बजे उठ जाता है, बाप रे कितना पढ़ाकू बेटा है मेरा। अरे दानवों, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहते हैं एक तत्व के समस्थानिक। सर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तुमको हम सारे क्वेश्चंस बता देते हैं। कोई भी तत्व है, चला कोई भी तत्व है, जैसे मान लो कि परमाणु संख्या उसकी A है, परमाणु संख्या अगर उसकी Z है, परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा तत्व को इधर लिखते हैं। मान लो कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या Z है और परमाणु भार A है। Z सर, Z अगर हम बात करें, Z परमाणु संख्या है, इसका प्रॉपरली ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। और A की अगर हम बात करें तो हम बोले थे द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान है। तो सर मामला ये है या द्रव्यमान है, तो कहते हैं कि या भार है, एक ये बात है। ये Z बराबर होता है प्रोटॉन के, यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन बराबर होता है A-Z। इतना पर सवाल खूब पूछा जाता है। तो तुम कहोगे सर मामला एकदम क्लियर, क्या क्या रखना है कि अगर समस्थानिक में कहेगा क्या समान होता है, तो लोग कहते हैं परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या भी समान कह सकते हो, प्रोटॉन की संख्या भी समान कह सकते हो। लेकिन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई एक चुनने को मिले तो आंसर प्रोटॉन मारना, इलेक्ट्रॉन नहीं मारना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण होता है तो वो बदल जाता है। अगर त्याग करेगा तो घट जाएगा, ग्रहण करेगा तो बढ़ जाएगा। इसलिए प्रॉपरली ये ध्यान रखना कि परमाणु संख्या बराबर होता है समस्थानिक में, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। यही दो में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ई अगर नहीं रहेगा तब लास्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन मारना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोई भरोसा नहीं खे, इलेक्ट्रॉन के कोई भरोसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन बदलते रहता है। इसलिए पूरे के पूरे इस फेनोमेनन में इलेक्ट्रॉन पे भरोसा नहीं करना है, इसका प्रॉपरली ध्यान रखना है। जब भी तुम्हारा मामला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फंसे, तुम प्रोटॉन के साथ निकल जाना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। अब यहां आते हैं सर, किसी भी तत्व का अगर हम लेते हैं, जैसे तुमको कह दे सोडियम है 1123 है, तो तुमको कहे प्रोटॉन कितना, परमाणु संख्या कितना, कहे ना परमाणु संख्या 11, कहेगा प्रोटॉन कितना, कहना 11, कहेगा इलेक्ट्रॉन कितना, कहना 11, और कहेगा न्यूट्रॉन कितना, तो 23 में से 11 के लोग कितने, 11 दूनी 22, 21, 12। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको हर जगह मिलेंगे। खाली प्रॉपरली ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कब और घटेगा कब। जब त्याग करेगा तो घट जाएगा, यानी अगर त्याग करेगा तो प्लस होगा, घट जाएगा, और ग्रहण करेगा तो माइनस होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सर यहां पर समस्थानिक में खाली ये ध्यान रखना कि ये प्रोटॉन की संख्या जो है, केवल प्रोटॉन की संख्या पर विश्वास करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो एकदम कुछ नहीं करना है, जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर न्यूट्रॉन की संख्या होगा तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहते हैं नेक्स्ट, आ जाओ इधर। एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या 298 है और यदि इसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है, उल्टा कर दिया यहां क्वेश्चन ने,
क्वेश्चन ने यहाँ क्या उल्टा कर दिया है सर, हमको पता है कि कोई तत्व है, मान लो कोई तत्व है और उसकी परमाणु संख्या Z है, उसका परमाणु भार A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालते हैं तो Z माइनस A हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालते हैं तो Z माइनस A हो जाएगा, Z माइनस A हो जाएगा। यहां तुमको क्वेश्चन में दे दिया है Z क्या है सर, परमाणु संख्या है, और ये क्या है, परमाणु भार है, N न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन दे दिया द्रव्यमान संख्या 298 है, यानी द्रव्यमान संख्या तुमको दे दिया है 298, यानी A का वैल्यू। और यदि नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या तुमको दे दिया 188, तो कह रहा है इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा किया है और कुछ नहीं किया है सर। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा तो पता चल रहा होगा अब कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या 298 है, द्रव्यमान संख्या हमने 298 दे दिया। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, ये 188 न्यूट्रॉन है, तो कह रहा है इसकी परमाणु संख्या Z बराबर व्हाट हो जाएगी। तो सर इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। Z इज इक्वल टू हो जाएगा 188 प्लस 298, और इसको जोड़ लो घटा लो, आंसर ले आओ। 8 8 16 के 6 कितने आता है आंसर, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर, डी नंबर आंसर आता है, आंसर आता है डी नंबर। अरे आंसर बता की होगा, 3 का आंसर बता। 110 कहां पर मिस्टेक है, देखो 110 आ रहा है। एक बार फिर, एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या 298 है, तो द्रव्यमान संख्या पर उल्टा हमने लिख दिया सर, उल्टा हम ही ने लिख दिया है, गौर फरमाइएगा, उल्टा हमने लिखा है सर। और एकदम आराम से सर, ये न्यूट्रॉन जो होता है ये A माइनस Z होगा। न्यूट्रॉन A माइनस Z, परमाणु भार में से परमाणु संख्या ने घटाएंगे रे। न्यूट्रॉन दे दिया है 188, देखो मतलब कहने का समझ रहा है। जब हम गुरुजी इतना जानकारी रखते हैं फिर भी प्रॉब्लम हुई, क्या चीज में, जोड़ घटाव में। हमको लगता है जोड़ घटाव में अगर प्रॉब्लम हो गई तो 298 आप प्लस 188 कर दो तो कितना आता है, 8 8 16, 9 8 17, 9 8 17, 1 18, 2 1 3 1 4, 486 आ जाएगा। हमको लगता है तुम 488 मार के निकल जाएगा, मामला गड़बड़ा देगा, और मामला एकदम गड़बड़ होगा, क्योंकि जो सबसे आसान है उसी में फंसता है। जो सबसे आसान है चला उकरे में लोग फंसता है। एकदम आराम से न्यूट्रॉन इतना दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दे दिया तुमको, द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, ए 298, ये ले लो 298, अब माइनस Z, तब हो जाएगा तुम्हारा Z इस साइड आएगा, और तब हो जाएगा 298, अब माइनस 188 इज इक्वल टू 110। आप अभी नहीं फंसे सर, लेकिन एग्जाम हॉल में जब 60% ब्रेन कंफ्यूज रहता है तब बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ होता है, और वहां पर आप फंस जाती हो। अगर वहां पर फंसोगे तब पता चलेगा कि सर रियल में मामला क्या है। एकदम जोड़ घटाव में लोग फंसता है सर। एग्जाम हॉल में आप जाके देखो ना, एग्जाम हॉल में जोड़ घटाव में फंसना है, लेकिन उसके लिए आपको अब नहीं फंसना है, अब क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब सारी चीजें आपके सामने हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता कितनी होगी सर? देखिए किसी की भी संयोजकता अगर हो 1 2 3 4, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आता है पहले सर संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन सीख लीजिए, और तब संयोजकता सीख लीजिएगा, इसके खानदान का सारा काम हो जाएगा। जैसे सर आपको 2 8 8 ध्यान दीजिएगा पे, अगर आपको या 2 8 पे, अगर आपको 2 8 8 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको निकालने आ जाता है, जैसे सोडियम 11 है, सोडियम 11 है तो 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा, तो 8 2 10 1 11, इसी पर बैठा देना है खाली। 2 एकरा दे दिया, 8 एकरा दे दिया, जब बच गया एकरा दे देंगे। फिर आ जाओ तुम क्लोरीन पे, क्लोरीन होता है 17, तो ये कैसे करेंगे, 2 8 7, 2 एकरा दिए, 8 एकरा दिए 10, और 7 एकरा दिए 17। यहां पर अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालोगे चला, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और संयोजकता अगर बात करोगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है संयोजकता, दोनों अलग अलग है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाह्यतम कक्षा में कितना है 1, और यहां कितना है 7, और संयोजकता अगर निकालोगे तो 1 2 3 4 होगा तो वही संयोजकता हो जाएगा। लेकिन अगर 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से घटा देंगे तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर 1 2 3 4 होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होगा, और अगर 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे वही संयोजकता होगा।
जैसे एक और ले लेते हैं सर, एक और ले लेते हैं, एकदम आराम सीखने की कोशिश करना। Mg12 ये होता है 2 8 10 2 12, तो 2 8 10 2 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई। अब संयोजकता की अगर बात करोगे तो संयोजकता हो जाएगा 2, क्योंकि 1 2 3 4 होगा तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता हो। तो जल्दी से इसको लिख लो। अगर आपने पढ़ा है सर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता तो आपको पता होना चाहिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 2 8 1 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई और संयोजकता भी 1 हो गई। सर सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि अभी आपका एकमात्र मकसद है पढ़ाई। एक बार ये जो आरा की धरती से प्रणाम, फलना की धरती से प्रणाम, एक बार सभी लोग लिखो भारत की धरती से प्रणाम, भारत भूमि से प्रणाम। सभी लोग लिखेंगे इस बात को, और भारत भूमि से प्रणाम। और आज के बाद भारत की पावन भूमि से प्रणाम। आज के बाद आप लोग किसी भी चैनल पे जाके अपने किसी खास क्षेत्र को हाईलाइट नहीं करके पूरे भारत को हाईलाइट कीजिए सर, ये हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, ताकि सारे लोग ये समझे कि भारत की भूमि पर लाल ऐसे पैदा हो गए हैं जो 6:30 बजे भोरे उठकर क्लासेस कर पाते हैं और पढ़ाई की दुनिया से जुड़ पाते हैं, जो हमारा संस्कार है सर। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आज से ये मुहिम चलाइए कि भारत भूमि से प्रणाम, भारत भूमि से प्रणाम। आज से ये मुहिम चलाइए सर, भारत की भूमि से प्रणाम। क्योंकि अगर आप भारत से प्यार करते हैं सर, तो क्यों अपने क्षेत्र को हाईलाइट करने से अच्छा है सर, अपने भाई को हाईलाइट करने से अच्छा है अपने पापा को हाईलाइट करें, उसका एक अलग सम्मान है सर। तो इसलिए सर आपसे नम्र निवेदन है, भारत भूमि से प्रणाम लिखें, आरा की धरती से और छपरा की धरती से, महुआ की धरती से प्रणाम ना लिखें, भारत भूमि से प्रणाम लिखें सर। ये आपसे नम्र निवेदन है, आज से इस ट्रेंड को बदल दीजिए सर, ताकि पापा को भाई को हाईलाइट ना करके पापा को हाईलाइट कीजिए सर, ये ज्यादा बेहतर होगा, ताकि यूट्यूब भी देखे और समझे कि भारत भूमि से प्रणाम, भारत भूमि से प्रणाम, भारत भूमि से प्रणाम। भारत के ऐसे लाल हैं जो 6:30 बजे भोरे उठ के सर क्लासेस कर पाते हैं और सर ज्ञान की दुनिया से जुड़ते हैं। कहते हैं 2 8 1 है, अगर 2 8 1 है, 2 8 1 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक संयोजकता भी है। और अगर 2 8 7 है तो 7 बोले तो 5 6 7 8 रहेगा, तो 8 में से घटा देंगे, वो संयोजकता होगा। ये निकालने का तरीका है, आप लोग भी खुद निकाले होंगे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बच जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद जो बच जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद जो बच जाएगा ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है। अब इतना नहीं करके सर खट से जैसे आपको मिल जाए, मान लो B5 बोरॉन 5 मिल जाएगा, तो हम कहेंगे 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5। जैसे तुमको मिल जाएगा C6 मिल जाएगा, कहेंगे 2 और 4 6, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, या संयोजकता भी 4 होता है, क्योंकि 1 2 3 4 होता है, तो वही संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब आ जाइए सर, यहां कहता है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? एकदम आराम से सर, मैग्नीशियम की 12 है, अब 12 है तो सर 12 है, 12 है तो सर 12 है, 12 है तो 2 8 2 हो जाएगा, इसकी संयोजकता भी 2 हो जाएगी। और सर आपको कंफ्यूज क्या किया, -2 दे करके कंफ्यूज कर दिया है। -2 नहीं होगी, संयोजकता लिख लो, एक लाइन नोट करके, संयोजकता कभी माइनस में नहीं होती। संयोजकता संयोजकता संयोजकता, या संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन कभी माइनस में नहीं होता। कोर इलेक्ट्रॉन कभी 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 माइनस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जब भी होगा प्लस में होगा या जीरो होगा, प्लस में होगा या जीरो होगा। संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कभी भी माइनस में नहीं होता। संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन कभी भी माइनस में नहीं होता। हो गया? आंसर बता दे भाई। आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सर? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? कुछ नहीं करना है सर, इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देवे करेगा, इसी से तुम सब निकाल लोगे। देखो क्या क्या निकाल लोगे, 2 8 3 मान लो है, इससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो? आवर्त निकाल सकते हो, आवर्त निकाल सकते हो। आवर्त निकालोगे कितना? 1 2 3 है, तो ये तीसरा आवर्त हो गया। कक्षा की संख्या निकाल लोगे, देखो इसी से सब हम निकलवा देते हैं। तुम्हारा कक्षा की संख्या निकाल लो, कक्षा की संख्या 1 2 3 है, तो कक्षा की संख्या 3 हो गई।
वर्ग निकाल लो तो वर्ग 1 2 3 है, ये बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये वर्ग हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ तुम ये क्या बोलते हैं उसको, तत्व कौन सा है, तो तत्व की परमाणु संख्या निकालने कहेगा। तत्व की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या अगर कहेगा, तत्व की परमाणु संख्या कहेगा निकालने तो कुछ नहीं करना, 2 8 10 3 13, ये हो गया 13, 13 हो गया तो सर अल्युमिनियम हो गया। और अगर परमाणु भार कहेगा निकालने, परमाणु भार कहेगा निकालने तो जस्ट इसका डबल कर दो, 13 दूनी 26 1 27, लगभग 27, 13 दूनी 26 प्लस समथिंग होता है, 26 पॉइंट समथिंग होता है। अगर इसी से संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा निकालने तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी तुमको हम सिखा देते हैं। हम बोले ये कंप्लीट रिवीजन कोर्स है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये 3 हो जाएगा। संयोजकता की अगर हम बात करें, संयोजकता की अगर हम बात करें तो संयोजकता भी सर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 होगा तो वही संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता। और अगर कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, जो बच गया ये कोर इलेक्ट्रॉन है। तो 8 2 10 हो गया। देखो तुम इतना से सब कुछ निकाल सकते हो। कितना इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल सकते हो अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हो इस फॉर्मेट में तो। और इस फॉर्मेट में अभी तुरंत हमने सिखाया, आगे भी 1 2 क्वेश्चन और हम लेके आ जाएंगे ताकि तुम सीख सको। देखो क्या क्या, इस सब से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ भी पूछेगा तो हर काम हो जाएगा। जैसे पानी पिलाओ थोड़ा सा। देखिए अगर हम बात करें सर एकदम आराम से तो कहते हैं आवर्त की संख्या 1 2 3 हो गया आवर्त, जाएगो रहेगा 1 2 3 तो 3 आवर्त, कक्षा भी हो गया 1 2 3 3 कक्षा। ये अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही वर्ग हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। परमाणु संख्या जोड़ना है 2 8 10 3 13, 13 हो गया, 13 अल्युमिनियम का होता है। परमाणु भार इसका ठीक डबल होता है, 13 दूनी 26 1 27। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजकता 1 2 3 होगा तो वही संयोजकता हो जाएगा, वही संयोजकता हो गया। और कोर इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बच गया वो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। 8 2 10 आंसर। किसी को भी बना दो सर, आपका काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। देखो किसी और का भी ले लेते हैं। लेट अस टेक अनदर। सीखो, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। मैग्नीशियम ले लो 12, जब भी देगा 20 के अंदर ही देगा। 2 8 2 है तो 2 8 2 है, चला तो बता की हो जाएगा। 2 8 2 है, चलो इसको हटा देते हैं, इसको खा जाते हैं, इसको भी खा जाते हैं और सारे वैल्यूज तुम फिर से समझ जाओगे। 2 8 2 है, 2 8 2 है तो क्या करेंगे, चला आवर्त की संख्या 1 2 3 तीसरे आवर्त में है। आवर्त की संख्या 1 2 3 तो तीसरे आवर्त में है। कक्षा की संख्या 1 2 3 है, तीसरी कक्षा है, 3 कक्षाएं हैं इसमें। वर्ग की बात करोगे तो 2 है तो ये सेकंड में है। और अगर तत्व के परमाणु संख्या की बात करो 8 2 10 2 12 हो गया, इसका जस्ट डबल हो जाएगा 24। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करोगे जो बाह्यतम कक्षा में वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता की बात करोगे, संयोजकता जो सर 1 2 3 4 होगा तो वही संयोजकता हो जाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 8 2 10 ये कोर इलेक्ट्रॉन है। आंसर। कुछ भी सर तुम कर सकते हो। यस सर, भारत की भूमि से प्रणाम। आप लोग किसी भी चैनल पे पढ़ते हैं सर तो सर अगर आप अपने पापा से ज्यादा अपने दादाजी से प्यार करते हैं तो लिखिए भारत की भूमि से प्रणाम। भारत की एक अलग गरिमा है सर, लिखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम सर उस भूमि से हैं। हमारी एक एक मिट्टी सर भारत की ऋणी है, हमारे एक एक कण जो है शरीर के वो भारत के ऋणी है। इसलिए सर भारत भूमि से प्रणाम लिखिए सर, ताकि हम भारत के गौरव को और बढ़ा सकें। अभी सर एक सर्वे में देखा गया है कि सबसे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरे वर्ल्ड में, भारत में सबसे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ रहे हैं। और ये गरिमा हम लोगों को बनाए रखना है ताकि लोग हमें ये मूर्ख ना समझें कि हम भी डिजिटलाइज हो गए हैं और हम भी सर एक डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर को आ जाने दीजिए सर, भारत का पूर्ण डिजिटलाइजेशन होगा। आते हैं हम सर अगले क्वेश्चन की ओर। इस सर बच्चों को नहीं समझ में आता, बच्चा को लगता है और ये तो हम कर ही देंगे, 2 8 10 3 13 दैट इज एल्युमिनियम। सर नहीं, मेरा मकसद ये रहता है कि इस क्वेश्चन की मदद से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपको बता दें और इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आवा हो राजा, अगले क्वेश्चन की ओर।
एक्टिनाइड्स यहां पर चला एकदम गड़बड़ है। जो भी पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, मैंने अपने बुक में जो रियल पीरियोडिक टेबल है वो डाला है। पीरियोडिक टेबल बहुत जगहों पर गड़बड़ छापा हुआ है। मामला क्या है देखो, ई पीरियोडिक टेबल की अगर बात करोगे, लेंथेनम यहां से निकला नहीं है, लेंथेनम यही है, एक्टिनाइड यही है, और ये जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है ये सीरियम से स्टार्ट होता है, ये थोरियम से स्टार्ट होता है। ये सीरियम से स्टार्ट होता है, ये थोरियम से स्टार्ट होता है, और लेंथेनाइड सीरीज जो है वो सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटेटियम पर खत्म होता है, और एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से स्टार्ट होकर लॉरेंसियम पर खत्म होता है। इसका प्रॉपर ध्यान रखना, नहीं तो मामला फंस जाएगा। लेंथेनाइड सीरीज 58 से स्टार्ट होकर 71 पर खत्म होता है, और एक्टिनाइड सीरीज 90 से स्टार्ट होकर 103 पर खत्म होता है। अब यहां क्वेश्चन कहेगा एक्टिनाइड के परमाणिक संख्या, एक्टिनाइडों की परमाणिक संख्या। लड़का इसमें क्या करता है, एक्टिनाइड जैसे बोलता है 89 से 103 कर देता, नहीं सर ये 90 से 103 है, और देखो तुम गौर से 89 से 102 भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आंसर 90 से 103 होगा। और एक चीज और, यहां तुमको कहेगा कि लेंथेनम किस ब्लॉक का है, तो तुम गौर से देखो, ये तुम्हारा एस ब्लॉक है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक है, और ये जो है तुम्हारा पी ब्लॉक है, और यहां ये नीचे जो है ये तुम्हारा एफ ब्लॉक है। तो अगर तुमको कहे लेंथेनम किस ब्लॉक का है तो कहेंगे डी ब्लॉक का है। अगर कहेगा एक्टिनियम कौन ब्लॉक का है तो कहेंगे डी ब्लॉक का है। अगर कहेगा सीरियम और थोरियम कहां का है वो कहेंगे एफ ब्लॉक का है। गौर से देखना, ढेर काबिल बनोगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा और फंस जाएगा मेरा भाई। कहते हैं एकदम आराम से, अगर लेंथेनम की बात करेगा तो लेंथेनम सर डी ब्लॉक में है, एक्टिनियम सर डी ब्लॉक में है, और सीरियम और थोरियम जो है ना यहां से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक। अगर लेंथेनाइड सीरीज कहां से स्टार्ट होता है तो कहेंगे लेंथेनाइड सीरीज सीरियम से स्टार्ट होता है, और एक्टिनाइड सीरीज कहां से स्टार्ट होता है सर, थोरियम से स्टार्ट होता है। प्रॉपरली ध्यान में रखना, बहुत जगहों पर गड़बड़ियां हैं इसमें, एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना। आंसर बता क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, ए फॉर एप्पल नहीं मार देना, पहले में ये आंसर दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी सर देख लो एक बार, शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर ही लेते हैं। सर ए और बी अगर आपस में जुट गया और ए बी का निर्माण कर दिया, कल भी ये क्वेश्चन मैंने लाया था, इसलिए कि सर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ पूछा जा रहा है, ये संयोजन है। और अगर ए बी टूटकर ए प्लस बी में बिखर गया तो ये वियोजन है, ये वियोजन है या अपघटन है, या अपघटन है, या अपघटन है। और अगर सर ए बी, ध्यान देना, अगर ए बी प्लस सी डी हुआ तो सर अगर ए बी और सी डी अभिक्रिया किया, या यूं कहें हम सर ए बी या प्लस सी अगर अभिक्रिया करता है और ए सी प्लस बी बना देता है, इसको हम एकल विस्थापन कहते हैं। इसको हम सर एकल विस्थापन कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं। और अगर ए बी, रुक जा समझा देते हैं हम, ए बी प्लस सी डी है और ये बना देता है ए सी प्लस बी डी, इसको हम द्विविस्थापन कहते हैं, इसको हम द्विविस्थापन कहते हैं। सर ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन तुमको कहां कहां फंसा लेगा उसकी बात करते हैं। अगर ए और बी आपस में जुड़कर ए बी बना देगा, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ए बी टूट के ए और बी बना देगा तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये टूट गया है। चलो यहां तक तो सही था। या दहन अभिक्रिया जकरा में उष्मा निकलेगा उसे देगा तो उष्मा छेपी, और जो उष्मा लेगा उष्मा शोषी, ये तो जानता होगा, जो उष्मा लेगा उष्मा शोषी, जे देगा उष्मा छेपी, जे देगा उष्मा छेपी। इंग्लिश में एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जो देगा, इंडोथर्मिक जो इन करेगा मतलब लेगा। अब ध्यान से देखना, अगर ए और बी आपस में जुड़ा, ए बी का निर्माण किया, ये संयोजन अभिक्रिया है। और ए बी जो है टूट गया ए और बी में, तो इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और यहां से ए बी प्लस सी है तो देखो बी के जगह पर खाली सी आ गया तो ए सी हो गया, और सी के जगह बी आ गया, यहाँ ए सी प्लस बी हो गया। यहां आओगे ए बी प्लस सी डी है तो ए बी प्लस सी डी है तो बी के जगह पर यहाँ सी आ गया, और यहाँ सी के जगह पर बी आ गया। तो ये द्विविस्थापन, चूंकि दो विस्थापित हुआ द्विविस्थापन, एगो विस्थापित हुआ खाली बी हटा है,
एकल विस्थापन। ध्यान ये देना चला, कभी कभी क्या करता है ना, इस टाइप के रिएक्शंस दे देगा, कहेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, एगो दिया विस्थापन अभिक्रिया, एगो दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सर तुमको ये प्रॉपरली ध्यान रखना है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर द्विविस्थापन नहीं होगा तब विस्थापन मारना, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन अगर विस्थापन मार देते हो तो वो एकल भी तो हो सकता है। फिर से समझो, चला रे, हम जब देखते हैं तो भारत की पावन भूमि से नमस्कार। एक लाइन का बात समझ लीजिए, क्वेश्चन जो सबसे आसान है फंसना वहां भी सबसे ज्यादा है, जो टफ है वहां तो फंसना ही फंसना है, जो सबसे आसान है वहां भी फंसना ही फंसना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तुम जितना काबिल बनोगे ऑप्शन उतना ज्यादा काबिल बना के अगर नहीं फंसाएगा तो सारे बच्चे 100 में 100 लेके आएंगे। मैं बार बार बोलता हूं सर, मार्क्स चाहिए, नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा। 1 नंबर 0.2 नंबर से भी अगर आप लैक करते हो तो जिंदगी भर फिर 4 साल तक आपको पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए सर आप बिलीव कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ध्यान देना सर। कहता देखते देखते बाथरूम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। हग भी लो और देख भी लो, ठीक ना। एकदम सड़ेल आदमी सब है, 5 बजे कहीं नहीं उठता है दानवों। ठीक है कोई बात नहीं, एकदम हगते मुत्ते हरि का नाम लो और इसके जगह वीडियो देखो तो हर काम हो जाएगा। कैमरा ऑफ हो गया, जल्दी से कैमरा लगाइए चार्ज में। 1 मिनट आ रहा है कैमरा, 1 मिनट आ गया। देखो कहते हैं सर अगर इसमें तुमको ये इक्वेशन दे दे और विस्थापन भी दे दे और द्विविस्थापन भी दे दे, आंसर द्विविस्थापन मारना। अगर यही इक्वेशन दे दे और एक विस्थापन भी दे दे और विस्थापन भी दे दे, आंसर एकल विस्थापन मारना, नहीं रहेगा तब विस्थापन मारना। अब क्वेश्चन में जाने दो, उष्मा अगर देगा तो उष्मा छेपी और उष्मा लेगा तो उष्मा शोषी। अब आने दो इधर, क्वेश्चन नंबर इधर कहता है Fe प्लस CuSO4, ये FeSO4 प्लस Cu तो एक गुण विस्थापित हुआ, ये SO4 आके यहां जुट गया, एगो विस्थापित हुआ तो सर इसको हम प्रतिस्थ अपघटन कहते हैं। नहीं सर, योगात्मक जुड़ा भी नहीं है सर, दहन भी नहीं है, प्रतिस्थापन को ही विस्थापन, देखो कितना वर्ड चेंज कर करके देता है, प्रतिस्थापन को ही विस्थापन कहते हैं। लेकिन अगर इसका एक ऑप्शन रहता एकल विस्थापन, हम थोड़ा सब जगह से बचाने की कोशिश करेंगे, जितना मेरे पास सर नॉलेज है कोशिश करेंगे तुम तक पहुंचा दें। एकल विस्थापन और एक ऑप्शन रहता विस्थापन या प्रतिस्थापन, जो भी आप कह दीजिए। तो यहां से आंसर हो जाएगा सर, जब दी गई अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है तो आंसर मारेंगे सर एकल विस्थापन। इन नहीं रहता तब सेकंड आंसर मारते विस्थापन। फंसाया है बोर्ड ने यहां पर भी। अरे सर ये ABCD बड़ा करना आसान है, हम क्या कहते हैं तुम खूब पढ़ लो, खूब बढ़िया से पढ़ लो, 70.2 मेरिट जाएगा और 70 नंबर आपको होगा, तब पता चलेगा एक क्वेश्चन की अहमियत, ठीक ना। इसलिए भाई मेरे, सोना मेरे, खूब मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिश्र धातु में टीन होता है? तो सर ये जो मिश्र धातु वाला मामला है ना, ये जलूल से जलूल याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन रहबे करेगा तो बाद में हमारा गरियाइएगा नहीं। एक क्वेश्चन फिक्स है, कहां से? तुमको पीतल से। ये जो लिख रहे हैं सर इसको जरूर याद रखना, कांसा, गन मेटल, शोल्डर, उसके बाद जर्मन सिल्वर। ज्यादा चांस रहता पीतल या कांसा में से कोई एक पूछने का, लेकिन शोल्डर तो एकदम महा VBI, सीसा प्लस टीन का मिश्रण, PB प्लस SN का मिश्रण होता है, ये एकदम महा VBI। सीसा और टीन का मिश्रण होता है सर, इसका ये भी पूछता है, ये हो जाता है तुम्हारा 63% और ये हो जाता है तुम्हारा 37%, लेकिन परसेंटेज नहीं के बराबर पूछता है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। अगर पूछ दिया तो
जब अगर पूछेगा भी ना सर तो 63-37 याद रखना, जब भी पूछेगा सर शोल्डर का ही पूछता है, बाकी किसी का नहीं पूछता है। पीतल, कांसा, गन मेटल, शोल्डर, जर्मन सिल्वर, इसमें 3 गो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 गो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 गो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एगो पीतल, एगो कांसा, एगो शोल्डर, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछबे करता है, फिक्स है, इसलिए सर इसको जरूर याद रखना। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टीन है? शोल्डर में टीन है, सीसा प्लस टीन। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 8। ये 3 तो एकदम तुम याद रखना। और इस्पात को जंगरोधी बनाता है सर क्रोमियम, और कठोर बनाता है कार्बन, एकदम ध्यान में रखना, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जंगरोधी बनाता है सर क्रोमियम, और कठोर बनाता है कार्बन। कार्बन कठोर, कार्बन कठोर, कार्बन कठोर, एकदम प्रॉपरली इसको अलग अलग करके याद रखना, ना तो मामला गड़बड़ाएगा। और ये जो कौन किसका बना हुआ होता है, किसका किसका मिश्रण है, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है, इसलिए जब अभी से एग्जाम तक में एक आध बार हर 2 दिन पे इसको विजिट कर लेना है सर, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तेरी मोहब्बत में जे गुरु जी कह रहे हैं ओकरा जरूर पढ़ना। परम शून्य तापमान से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, अब फिक्स नहीं रहता है, बदल भी नहीं हो रह सकता है, बाद में तू हमरा गरिया देगा। परम शून्य तापमान को पढ़ाना गुरु जी का एकदम कर्तव्य बन चुका है, क्योंकि सर यहां से क्वेश्चंस रहते हैं। परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान की अगर हम बात करें सर, तो परम मतलब परम पिता परमेश्वर है, तापमान का ऐसा मात्रक है केल्विन। इसको सीख लो, ना तो तोरा पता नहीं चलतो कि केने केल्विन, केने डिग्री सी मारे कि केल्विन मारे, नहीं पता चलता तो मिस्टेक करवे करेगा, ये फिक्स है। तो सर गुरुजी तुमको सिखा देंगे। लुक जा ओ दिल दीवाने, एकदम आराम से परम शून्य। तू कल्हे से गाना गाएंगे ना तो कल्हे से कहेगा ओकरा में तो लाइव इसीलिए रहता है, गाना गाता है ओ तो शायरी वाला मास्टर। कभी गुरुजी से अकेले में मिलना, गुरुजी बड़ी बढ़िया शायरी करते हैं, लेकिन हम करते कहीं नहीं जानता है। सब कहना कल से जितना विरोधी है वो कहना शुरू कर देगा, अरे शायरी वाला मास्टर, माँ कसम को शायरी नहीं बोलेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट देंगे और बच्चा पढ़ेगा। गाना कहेगा वो जो गवैया है ना भाई, ई बोलोगी वो जो कॉन्सेप्ट देता है, ठीक ना। हम ये अपने आप को स्टेबलाइज कर देंगे, चला ना गवैया है ना शायर है, इसीलिए को हमरा आता है लेकिन हम बोलते नहीं है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि तुम ही लोग कल होके जो है ना ये बात का हवा उड़ाने में उसकी मदद कर देगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं गुरुजी के पास कॉन्सेप्ट बहुत बड़े, कभी हमसे मिलो, मांग हम शायरी, कुमार विश्वास वो सब जो तू देखता है ना वो सब फेल है हमारा आगे, लेकिन गुरुजी करते नहीं है। कहता है परम शून्य तापमान, ये सब बुढ़ारी में करेंगे, चला जब धिया पुता भगा देंगे लतिया के, तब स्टेशन यही सब काम करेंगे, करते जाएंगे, पैसा मांगते जाएंगे, तुम लोग 200 टका देना एक बार में। परम शून्य तापमान की अगर हम बात करें तो चला परम पिता परमेश्वर है तापमान, ई तोरा ढेर काबिल जेकरा में बनेगा वो ढेर फंसेगा। परम पिता परमेश्वर तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। परम पिता परमेश्वर तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। परम पिता परमेश्वर तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। क्या है? केल्विन है। इसीलिए कहते हैं परम जब ये लग गया इसका मतलब तापमान का ऐसा मात्रक के होगा, और उसके पिछवाड़े में 0 लगा तो परम पिता परम शून्य तापमान हो गया। जब भी होगा परम शून्य तापमान 0 केल्विन होगा, और इसको डिग्री सी में बदलोगे तो -273 डिग्री सी होगा। अब एक झोल करके की पूछा है, ये पूछता है इसमें कि 0 से 273 कौन, एक लिखता है, देखो एक लिखेगा 0 से 273 डिग्री सी कौन, ये एक बात ना है रे। ऐसा ऐसा झोल में तोरा फंसाएगा, तुम सोच नहीं सकती है जाने मन, मामला एकदम गड़बड़ है। -2, जैसे हम कहते हैं -10 टका मतलब 0 से 10 टका कम, वैसे ही -273 डिग्री सी ये हो गया 0 से 273 कम। अगर हम कहते हैं -10 टका मतलब 0 से 10 टका कम, अगर हम कहते हैं -273 डिग्री सी तो हम कहेंगे 0 से 273 डिग्री सी कम। हो जान नहीं, देखो 1 मिनट होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। इसको इसके बारे में 100 क्वेश्चन पूछता है। इसको हम कहते हैं इस पर यह संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं है। यह संसार का
सबसे न्यूनतम तापमान है, सबसे न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम तापमान है, इससे न्यूनतम तापमान नहीं है। सर सबसे न्यूनतम तापमान, इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती, इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य, गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती। जल्दी से लिख लो, इतना क्वेश्चन इस वैरायटी में तुमको अवेलेबल मिलेगा। इतना शादी करने का मन है क्या? एकदम मन है हमारा, हो नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। चला, ऊपर से दादी चली गई है, अभी तो सब एकदम शोक में डूबा हुआ है। गुरु जी के ब्याह के बारे में अभी ठंडी भी गया, एक शायरी बोले, हाँ कल शुरू कर देगा उस शायरी वाला मास्टर, सब काम नहीं होगा। जे लेट से आता है ना, वो दानव है। कहीं ना कहीं तुम अपने मम्मी पापा का ऋण नहीं उतारना चाहता है, मानता हो हमरा की जा रहा है। तब वही लड़का कमेंट्स करेगा, हाँ सर ये बहुत गलती बात है, वीडियो आप काहे नहीं रहने देते हैं। अरे दानव तू उठेगा नहीं, अब वीडियो काहे नहीं रहने देते हैं, एक को वीडियो अब नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लाइव पढ़ेगा। एकदम टाइम से संस्कारी तरीके से मुंह हाथ धो के बैठ जाना है। कहते हैं परम शून्य तापमान का ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा, तो अब सर यहाँ आ जाओ। कहते हैं कि परम शून्य तापमान को दर्शाता है 0 से 273 डिग्री सी कॉम, यानी हो गया -273 डिग्री सी। आ जाइए सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एकरा से बहुते क्वेश्चन पूछता है। देखो, अगर तुमको पता नहीं है तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, इस सब जानता है। द्रव जब वाष्प में बदलेगा वाष्पीकरण, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठोस जब द्रव में बदल जाएगा यानी गल जाएगा, ठोस जब गल जाएगा तो इसको हम गलन कहते हैं, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। द्रव यानी पानी ठोस में बदल जाएगा, इसका जमना कहते हैं, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये 3 चीजें मात्र तुमको जो जाननी है वो है तुम्हारा, एक तो ठोस में गैस, ये सब जानता है, ठोस का गैस में बदलना, ये ठोस का गैस में बदलना, ये सब जानता है। ऊर्ध्वपातन, रुक जो, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। देखो, ठोस का सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन, ठोस का सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन, और गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना डिपोजिशन। अब वाष्प जो होता है उसको द्रव में अगर बदल देते हो तो ये संघनन। ये 3 गो चीजें पूछी जाती है, यही 3 गो तुम हाईलाइट करेगा और यही 3 गो सर पढ़ेगा। ये 3 गो एकदम बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। के नहीं जानता है जग में कि द्रव जब गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण? कौन नहीं जानता है? ठोस जब द्रव में बदला यानी बर्फ पानी में बदल गया तो गल गया तो गलन, और द्रव जब ठोस में बदला यानी पानी जो है बर्फ बन गया तो जमना, ये सब जानता है। खाली ई ध्यान में रखना, वाष्प जो होता है वो द्रव में बदलता है, संघनन कहलाता है, और गैस सीधे ठोस में बदलता है, डिपोजिशन कहलाता है, और ठोस सीधे गैस में बदलता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यही 3 को पूछता है, तीनों को एकदम हाईलाइट करके ध्यान दे देना, मामला एकदम टाइट है। चला, हो गया? एकदम 3 को पढ़ के जाना। वाष्प द्रव में बदलता है संघनन, गैस का सीधे वाष्प में ठोस में बदलना डिपोजिशन, और ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। इसी को सर स्टेबल फॉर्म में भी दिया हुआ है। 3 को जे हाईलाइट करवाए, अगर बढ़िया से देख लो जान हमर, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। संघनन इसी को कहते हैं, संघनन यहां है, और संघनन वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना आंसर। सोचना, द्रव है यानी पानी है, पानी गैस में बदल जाता है वाष्पीकरण, गैस जब पानी में बदल जाएगा तो संघनन, और ठोस बर्फ है, बर्फ जब गल जाएगा तो गलन, अब द्रव है पानी, अब पानी ठोस में बदल जाएगा तो जमना यानी फ्रीजिंग, आंसर। तू जो कह दे तो दुनिया में बाहर आ जाए। अगला क्वेश्चन, अगला, मोटर गाड़ी के रेडिएटर में चला, ये रेडिएटर के जो मामला है, तो जहां भी पानी मिले ना, आंसर में मार देना विशिष्ट उष्माधारिता उच्च, ठीक है, हो जाएगा सब जगह। विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। और जब ये बर्तन मिले, खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है उसमें मारना विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। इसको एक साथ देख लो, कहीं कोई झोल मत करना। विशिष्ट उष्माधारिता निम्न,
विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, धारिता, धारिता निम्न, विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न। पानी की अगर हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च, बर्तन खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न, और ऊष्मीय चालकता उच्च, ये भी लिख लिया लो, ऊष्मीय चालकता उच्च, ऊष्मीय चालकता उच्च, ऊष्मीय चालकता उच्च। पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च, बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न, ऊष्मीय चालकता उच्च। जल्दी से लिख लो सर, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी लिख लो। हो गया? पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च, बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्न। एकदम लास्ट टाइम में देख लो, चला बर्तन निम्न, बर्तन निम्न, बर्तन निम्न, बर्तन निम्न। पानी है, पानी तो सर्वत्र उपलब्ध है, वो सबसे ज्यादा होता है, पानी सर्वत्र उपलब्ध है, वो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। इसी पर तो हर सब क्वेश्चन बन जाएगा। कहता मोटर गाड़ी के रेडिएटर में ठंडा, पानी सर्वत्र है इसलिए सब जगह विशिष्ट ऊष्मा धारिता उसकी उच्च होती है। रेडिएटर में ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, एकदम आंख मूंद के मारना, विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है। आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रेडिएटर इसी में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा कि सर देखो गति का द्वितीय समीकरण, प्रथम द्वितीय और तृतीय एकदम ध्यान में रखना। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, द्वितीय है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तृतीय है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन चला ये थोड़ा याद ही नहीं रहेगा, कौन क्या बताता है यो पूछता है, तो तुम ध्यान में क्या रखो, कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कैसे याद रखेगा। गुरु जी की पुस्तक में हमने एक लाइन में सजा के लिख दिया है सारे चीजों को, लेकिन आप कैसे याद रखिएगा, आप गौर फरमाइएगा तो याद हो जाएगा। सर आप गौर फरमाइए, ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड टर्म है सर, ये सेकंड टर्म है, और आप थर्ड टर्म से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पहला समीकरण, कौन दूसरा, कौन तीसरा। हम आपको एक जुगाड़ बता देते हैं, देखिए कैसे। इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। तो आप गौर से देखिए, 1 से जिसमें मल्टीप्लाई, 80 में 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये एक पहला समीकरण। और पहला समीकरण के बाद जो हाफ होता है, हाफ का मतलब बीच में, हाफ का मतलब नहीं कहते हाफ काट दो, हाफ काट दो मतलब बीच से काट दो, हाफ काट दो मतलब बीच से काट दो, तो जो हाफ वाला होगा वो बीच वाला होगा, यानी द्वितीय समीकरण। और उसके बाद जो बच गया वो तृतीय समीकरण। तो नहीं समझे आप? अगर 1 से मल्टीप्लाई वाला पहला समीकरण होगा, हाफ से मल्टीप्लाई यानी बीच में होगा, यानी दूसरा समीकरण होगा, और बाद बाकी जो बच गया 2 से मल्टीप्लाई, ये तीसरा समीकरण होगा। जैसे हमको रेंडमली मिल गया, रेंडमली हमको मिल गया कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैवां समीकरण है। या हमको मिल गया v बराबर u प्लस ए टी, ये कैवां समीकरण है। या मिल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये कैवां समीकरण। हम कहेंगे इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, ये गति का पहला समीकरण है। और कहेंगे सर, और कहेंगे क्या, इसमें 2 हाफ से मल्टीप्लाई है, ये बीच में होगा, यानी ये दूसरा समीकरण है। और ये सर लास्ट बच गया, ये तीसरा समीकरण है। एकदम बिना किसी झोल झाल के, बिना किसी लाग लपेट के। यहां सर हाफ से 1 से मल्टीप्लाई है, ये पहला समीकरण होगा। यहां हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ का मतलब बीचों बीच होता है, ये दूसरा समीकरण है। और यहां 2 से मल्टीप्लाई है, ये तीसरा समीकरण। क्लियर? अब हो राजा अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे जैसे आइएगा आप, आपको पता है द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण मतलब बीच में, बीच में मतलब हाफ, हाफ में भी सर आपके पास 2 समीकरण आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी है। देखो जो ढेर काबिल बनेगा यहां मार के निकल जाएगा, यहां मार के नहीं निकलना, इसको काट देते हैं। यहां हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। डी फॉर कुत्ता। और कौन किसको बताता है, उसके लिए सर a को 0 मान लेना है और u को 0 मान लेना है, तब जो बच जाएगा वो उसको दिखाता है। s को खाली विस्थापन भी कहते हैं, स्थिति भी कहते हैं। यहाँ u को 0 मान लो, a को 0 मान लो, तो v और t बचा, यानी वेग और समय को बताता है। यहाँ भी सर a को 0 मान लो, u को 0 मान लो, तो ये s और t बचा, यानी विस्थापन और समय को बताता है। यहाँ भी u को 0 मान लो, a को 0 मान लो, तो यहाँ वेग और विस्थापन बचा, ये वेग और विस्थापन को बताता है। तुम बोलोगे नहीं समझे सर, तो नहीं समझे तो सर समझिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। u को 0 मान लीजिए, a को 0 मान लीजिए अपने मन से, तब जो बच गया वो उसी को बताता है। u 0, a 0, तब बचा विस्थापन और समय, तो ये विस्थापन और समय को बताता है। यहाँ भी u 0, a 0, तो ये बचेगा वेग और समय को बताता है। u 0, a 0, ये बच गया वेग और स्थिति को बताता है या विस्थापन को बताता है। यू विल गेट द आंसर। ठीक है? अब बता, गति का द्वितीय समीकरण जब ये कर दिया तो ई मारोगे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि समीकरण ही गलत है, तो आंसर डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला कहता है सर शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण जब ये कह दिया तो वेग एक समान होगा।
देखिए सर, शून्य त्वरण जब ये कहे ना तो क्या क्या चीजें क्लियर हो गई। शून्य त्वरण अगर हो गया इसका मतलब एक समान चाल कह सकते हो, एक समान। एक लड़का फोन क्या कहता, सर आपके प्रैक्टिस सेट में दी क्वेश्चन गलती है। आप कहते हैं गलती नहीं है, प्रैक्टिस सेट में है। आज जब क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन सही है। कल एक लड़का कहता है केमिस्ट्री में आए सर ये क्वेश्चन तो गलती है। बाप रे, इतना खून खोल गया कि बता नहीं सकते। आज छोटा वो क्वेश्चन तुम समझ नहीं पाओगे, इसका ये मतलब थोड़े क्वेश्चन गलत है। कहते हैं एक समान चाल कहे, एक समान वेग कहे तो त्वरण का मान शून्य होगा। एक समान वेग कहे त्वरण का मान शून्य होगा। या बल का मान अगर 0 है तब भी त्वरण का मान 0 है। बल का मान अगर 0 है तब भी त्वरण का। क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा तो त्वरण का मान क्या होगा, 0। जल्दी से तीनों पॉइंट लिख लो। देखे, अगर सर शून्य त्वरण एक समान चाल होगा या एक समान वेग होगा या बल का मान 0 होगा तब त्वरण शून्य हो जाएगा। जल्दी से लिख, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? आंसर बताइए। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। बता क्या हो जाएगा? वस्तु का वेग अस्थिर होगा तो आंसर शून्य त्वरण हो जाएगा। अब वेग विरामावस्था में आ जाएगा। वस्तु का वेग अगर कम हो गया, वस्तु का वेग कम हो गया, वेग कम हो गया तो ये मंदन हो जाएगा। और अगर वस्तु का वेग बढ़ गया तो ये त्वरण हो जाएगा। और अगर वस्तु अस्थिर है तो ये शून्य त्वरण हो जाएगा। आंसर 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 आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम इसलिए थोड़ा सा स्लो कर देते हैं सर कि आप लिख भी पाओगे। गति का दूसरा समीकरण, दूसरा जब ये कह दिया है मतलब बीच में, अब बीच में मतलब हाफ बला, हाफ बला मतलब एस पर यूटी प्लस हाफ टी। उसका देखो क्वेश्चन सीधा उसी कलम पर जाएगा। इसका यू और ए काट दो, यू और ए काट दो तो एस और टी बचा। यानी एक में कह रहा है कि समीकरण डैश और समय के बीच, तो समय तो है ही है, एक बच गया विस्थापन। विस्थापन को ही स्थिति कहते हैं, स्थिति और विस्थापन एक के है। आंसर मार दो, यू विल गेट द आंसर। एग्जाम टाइम में सर नहीं कदर फास्ट होना होगा तब मजा आएगा गेम में। क्वेश्चन को देखते आऊं खा जाएगा मेरा चेला। हो गया? अगला हम ये बतेबे किया तुमको कैसे कैसे करना है। अगला अस्थिर अवस्था में सर एफ बराबर एम ए का क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। कुल दूरी क्या होगा? नहीं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जो तीनों समीकरण बनाए, भी बराबर यू प्लस एटी, ये सब का क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। तुम करना क्या सर, तुम कुछ मत करना। एक अस्थिर अवस्था, जब ये अस्थिर अवस्था कह दिया यू का मान 0 ले लो अपने मन से। के बाद एक नाव सीधी रेखा पर नियत दर से इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी ए का मान ले लिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 सेकंड तक गति करता है। यानी टाइम का मान हो गया 8 सेकंड तक गति करता है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? एस बराबर वाट। जे कह रहा है वो लिखने दो, आज ये समीकरण लगेगा वो लगा दो, खट से लगा दो। तुम्हारे पास जो समीकरण है, तुम्हारे पास समीकरण है भी बराबर यू प्लस ए टी, तुम्हारे पास समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तुम्हारे पास समीकरण है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तुम देख लो कौन सा समीकरण लगेगा। यू ए टी एस जिसमें होगा, यू तो है, ए तो है, टी है, एस नहीं है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, एस भी है। खट से लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तुम्हारा काम हो जाएगा। लगाओ और यू विल गेट द आंसर। एस यू का मान 0 है, इंटू टी का मान 8 है, अब प्लस हाफ ए का मान कितना है चला, ए का मान 3 है, इंटू टी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। कितना आता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। सी नंबर आ रहा है 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा 96 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या करना है चला, क्वेश्चन में प्रॉपर्ली ध्यान रखना कि जो गिवन दैट है वो निकाल लो और जो इक्वेशन सूट करता है वो लगा दो, लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ नहीं करना है, जो गिवन जैसे अस्थिर अवस्था कर दिया, यू का मान 0 ले लिए, ए का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, एस मांग रहा है, तो जो समीकरण सूट करे जिसमें ये चारों चीजें होंगी वो लगा देंगे। तुम कहेगा ये वाला लगा देंगे, तो देखो तुम यू ए टी एस, यहाँ यू तो है, ए तो है, टी नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं लगेगा। यहाँ यू तो है, ए तो है, टी तो है, एस नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं लगेगा। यहाँ यू भी है, ए भी है, टी भी है, एस भी है, ये समीकरण लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, 2 सेकंड यानी टाइम का मान दे दिया 2 सेकंड, डरना नहीं, गिवन दैट निकालो। 5 kg, एम का मान जे न्यूमेरिकल हम जे टाइप करवा रहे हैं, फिक्स है सर, बहुतों बार पूछा है। ठीक है, अब आप में रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, लेकिन बहुत बार पूछा है इसलिए मैं वो करवा रहा हूं। एम का मान 5 kg,
से यह वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। u का मान है 4 मीटर पर सेकंड और v का मान कर दिया ये 7 मीटर पर सेकंड। तो कहता है बढ़ा देता है तो बल की मात्रा क्या होगी। चला एक दूगो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। एक तो तुमको ये जानना होगा कि a बराबर v माइनस u बाई टी होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, और f बराबर ma होता है, और f बराबर ma होता है तो m और एक के जगह v माइनस u बाई टी भी हम कह सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला से सबसे ज्यादा सवाल अगर टॉप 5 फॉर्मूला से पूछा है तो उसमें ये फॉर्मूला भी है। पूरे के पूरे फिजिक्स में अगर सबसे ज्यादा सवाल टॉप 5 फॉर्मूला से पूछा गया तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी है। अब बता क्या हो जाएगा। यहां से हम खट से लगा देंगे सर, देख रहे हैं u v t m दिया हुआ है, f मांग रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा m का मान कितना है 5, v कितना है 7 माइनस 4, अब बटा t का मान कितना है, t का मान दिया हुआ है 2 सेकंड। आंसर बताओ कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गलो 3 और 3 5 15 बटा 2, f बराबर हो गया 7.5। आंसर सबसे ज्यादा टॉप 5 ये फॉर्मूला रहा सर पूरे के पूरे फिजिक्स में। टॉप 5 में से एक, a बराबर v माइनस यू बाई टी, f बराबर ma और f बराबर m v माइनस यू बाई टी। तो सर इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, एकदम जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और आंसर बता दीजिए सर। C4 कैट बोले तो 7.5 हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 3 केजी के पिस्तौल। इस सर एकदम पिस्तौल और बंदूक वाला जो सवाल है इस पर प्रॉपरली आप ध्यान दें और आपका काम हो जाएगा। पिस्तौल और बंदूक वाला कुछ नहीं करना है। मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कर देना विथ माइनस, तो हर काम हो जाएगा। mg vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb vb, माइनस साइन लगाना इसलिए क्योंकि बंदूक पीछे हटता है। और एकदम mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb, mg vg बराबर mb vb। हम सर वही न्यूमेरिकल करवा रहे हैं जो महा हाईलाइटेड है, एकदम बहुत बार पूछा है। mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb, खाली मारने टाइम ये ध्यान रखना कि ये माइनस साइन होगा, इसलिए माइनस साइन होगा, ये बताता है कि बंदूक पीछे हट रहा है। अब सर mg मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन बराबर मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। एक चीज का और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि यूनिट बदलना ना भूलना, यूनिट एक करना ना भूलना, और भूल जाना नहीं याद रखना। एकदम ये जो यूनिट बदलेगा वो बोरा में जाएगा। यूनिट का ये ध्यान रखना कि मास ऑफ द गन जो है, जो यूनिट इसका m का होगा वही यूनिट इसका होगा, जो यूनिट इसके वेलोसिटी का होगा वही यूनिट इसके वेलोसिटी का होगा। ये अगर ग्राम में है तो ये भी ग्राम में ले आना, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एसआई में है तो इसको भी एसआई में लाने की कोशिश करना। इस सीजीएस में दोनों को तुम सीजीएस में रख सकते हो, आइए दोनों को एसआई में रख के भी कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। कंडीशन सप्लाई दोनों द्रव्यमान सीजीएस में हो या दोनों द्रव्यमान एसआई में हो, कोई एक में हो। ये नहीं कि अगर ग्राम में है तो उसको मीटर पर सेकंड को तुम सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलने लगना। अब तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, हम समझा देते हैं। 3 केजी है, यहाँ 40 ग्राम है, तो कोई एक में बदल लो। 3 केजी है, तुमको ये सर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। 3 केजी है तो ऑब्वियसली बंदूक का द्रव्यमान होगा क्योंकि बंदूक भारी होता है। तो 3 केजी हो गया तो ये 3000 ग्राम हो गया, इनटू कर लो। भीजी है, अब यहां तुमको 40 ग्राम दे दिया तो 40 ग्राम दे दिया, इसका मतलब 40 ग्राम होगा। ये वेलोसिटी क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान होगा किसका, बुलेट का। अब तुमको 180 मीटर पर सेकंड है, 180 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये बुलेट का होगा। तो बुलेट का होगा तो 180 ये कर लो। और अगर तुमको इसका मतलब दूसरा वेग मांग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द गन मांग रहा होगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बनाना कि जो 3 केजी है इसका मतलब ये बंदूक का होगा, 180 मीटर पर सेकंड है इसका मतलब ये बुलेट का वेग होगा, और 40 ग्राम दिया हुआ है इसका मतलब ये बुलेट का द्रव्यमान होगा। इसका मतलब जो मांग रहा है वो वेलोसिटी ऑफ द गन है, और खट से निकाल दो, यू विल गेट द आंसर। नहीं तो गोंगो गोंगो करते रह जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर, आंसर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता। C4 कैट आएगा, माइनस में ही आंसर होगा क्योंकि यहां माइनस साइन है। माइनस साइन ये बताता है कि बंदूक पीछे आएगा। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं करना है सर। 3 केजी है इसका मतलब मास ऑफ द गन है ये, 40 ग्राम है इसका मतलब मास ऑफ द बुलेट है ये, और 180 मीटर पर सेकंड इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट होगा, और जो मांग रहा है इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ द गन होगा। हम आपको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता दाब, इस सर दाब का ना बड़ा झोल झाल करके फॉर्मूला पूछा है, खूब पूछा है। दाब कैसे कैसे पूछा वो भी हम बताते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल भी कर दिया है, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल भी कर दिया है, ये भी पूछा है।
दाब बराबर उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल कर दिया है। अगर दाब बराबर, इसको डिफाइन कैसे किया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उत्क्षेप को दाब कहते हैं, या इसको बॉयनेंट भी कर दिया, बॉयनेंट भी कर दिया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बॉयनेंट फोर्स को हम सर दाब बल कहते हैं। प्रति एकांक, जब भी सर कोई चीज डिफाइन करता नहीं, नीचे वाले को एकांक कर देगा, कहेगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उत्क्षेप को दाब कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बॉयनेंट को दाब कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको सर भजाया गया है। दाब बराबर हो जाएगा, बता क्या हो जाएगा, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। वेरी गुड। डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अगला मेरा भाई, तंत्रिका आवेश। जब ये तंत्रिका कह दिया मतलब विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सर। जो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना आपका, तंत्रिकाएं जो होती है, वहां पर जो सर प्रकृति होती है वो विद्युतीय रासायनिक होती है, विद्युत रासायनिक होती है, केवल विद्युत नहीं होती है। केवल विद्युतीय तरंगे वहां पर नहीं जाती। इसलिए देखना, जो भी मस्तिष्क में तुमको जहां भी दिखाई देगा, जहां भी मस्तिष्क का तुम फिगर देखोगे, वहां पर एकदम तुमको चार्ज लगेगा कि ठनका ठनक रहा है, वज्रपात हो रहा है। इसका मतलब वहां जो आवेश है सर वो विद्युत रासायनिक है, विद्युतीय नहीं मार देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नर्वस सिस्टम को जरूर पढ़ के जाना, न्यूरॉन वगैरह से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना भ्रूणीय प्रक्रिया में समान रहती है, क्या कहलाते हैं? बता आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा समजात अंग कहलाते हैं। जैसे सर हाथ है, इसकी क्रियाएं अलग अलग है दोनों हाथों की, लेकिन सर अगर भ्रूण की बात करें तो दोनों का भ्रूण एक ही है, इसको हम समजात अंग कहते हैं। और समजात अंग हो गया तुम्हारा हाथ और पैर, और समजात अंग हो गया अवशेषी अंग हो गया जो अवशेष छोड़ता है, समरूप अंग हो गया जो समान रूप के अंग हैं, उसे हम समरूप अंग कहते हैं। अब आ जाइए सर एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं और यहां पर आते हैं, ये विद्युत रासायनिक होगा, विद्युत नहीं मार देना। अगला क्वेश्चन में आता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल मार देना, या बॉयनेंट बटे क्षेत्रफल मार देना। अगला बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम लोग, और इसमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा वो मास ऑफ द गन हो जाएगा, जो सबसे कम द्रव्यमान होगा मास ऑफ द बुलेट हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा बुलेट का वेलोसिटी होगा। इसका मतलब जो मांगेगा वो निकाल देंगे। इस F बराबर ma, A बराबर v माइनस u बाई टी। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर पे भी सर एक सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये पहला दूसरा समीकरण जो पहले एक से मल्टीप्लाई है पहला समीकरण है, हाफ से मल्टीप्लाई दूसरा है, और दो से मल्टीप्लाई ये तीसरा है। कल भी आपकी क्लास है सर। शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ है एक समान चाल, एक समान वेग और बल का मान 0। गति का द्वितीय समीकरण की अगर हम बात करें, द्वितीय समीकरण मतलब हाफ से मल्टीप्लाई होगा, वो द्वितीय समीकरण होगा। लेकिन ध्यान से, जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है और बर्तन की निम्न होती है। इस लास्ट टाइम आप खाली सुन लोगे तो छप जाएगा। अगर संघनन की बात करें सर, गैस द्रव में बदलता है, संघनन कहलाता है। परम शून्य तापमान 0 से 273 डिग्री से कम। निम्न से कौन सा मिश्र धातु टीन है? सोल्डर। ये एकदम मिश्र धातु याद कर लेना। ये सर विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन को प्रतिस्थापन कहते हैं। एकल और द्वि रहेगा तो मारेंगे, नहीं रहेगा तब विस्थापन मारेंगे। एक्टिनाइट्स जब भी शुरू होगा सर, एक्टिनाइट्स जब भी शुरू होगा सीरियम से शुरू होता है, थोरियम से शुरू होता है। लेंथेनाइट जब भी शुरू होगा सीरियम से शुरू होगा। मैग्नीशियम 282 हो गया, 282 हो गया, प्लस 2 हो गया, माइनस में होवे नहीं करता है। इस सर घटा देंगे, न्यूट्रॉन n बराबर a माइनस जेड कर देंगे। वह रासायनिक क्रिया जो बंधन जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है, विद्युत रासायनिक बल कहलाता है। 7 से 14, 7 से अगर 14 की ओर जाओगे क्षारीयता बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं सर, कल भी हमारी क्लासेस है सुबह वाली, शाम वाली नहीं होगी कल, लेकिन सुबह वाली क्लास कल है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।